हेलो एवरीवन, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इसके पहले के टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल दिए हैं, आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। ओके, एक्टिविटी 2.2 देखिए क्या किया हमने 2 पोटैटो पीसेस लिए ऑफ रफली इक्वल साइजेस और इनका इनिशियल वेट पहले आप चेक कर लेना। पुट 1 पीस ऑफ पोटैटो इन बीकर विद प्लेन वाटर, इसमें मैंने प्लेन वाटर डाला है, और दूसरा पीस हम डाल रहे हैं 20% सॉल्ट या और शुगर सोल्यूशन, कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन आप ले सकते हो। ठीक है, नाउ लीव देम अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम एंड यू विल नोटिस देयर इज चेंज इन द साइज ऑफ द पोटैटो पीसेस। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द चेंज एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो ऑब्जर्वेशन क्या रहा, जो पोटैटो पीस मैंने प्लेन वाटर में डाला था वो स्वेल हो गया, उसका तो वेट में इंक्रीज आया, और जो पोटैटो पीस मैंने कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में डाला था उसका साइज श्रिंक हो गया, वेट लेस हो गया। नाउ क्वेश्चन इज व्हाई। ऐसे और भी आपने ऑब्जर्व किए डेली लाइफ में, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आप मूंग रात को डिप करके रखते हो एंड सुबह वो ऐसे स्वेल हो जाते हैं। राजमा, चना आप रात को डिप करके रखते हो वो स्वेल हो जाते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? वाटर का मूवमेंट हो रहा है, ये तो समझ में आ गया, वाटर एंटर्स द सेल्स, राइट। ऐसा क्यों हुआ? देखिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज टेकिंग प्लेस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? वाटर का हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करना। वाटर मॉलिक्यूल्स का हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन में मूव करना थ्रू अ मेम्ब्रेन। ठीक है, अभी जैसे आपने मूंग को पानी में डिप किया तो देयर इज लेस वाटर इनसाइड द मूंग सेल्स एंड मोर वाटर आउटसाइड द सेल्स। सो वाटर मूव्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, जैसे कि मैंने अभी बताया, and through a semi-permeable membrane. इसका membrane है, cells की membrane है, so through this membrane water will enter the cell and this process is called osmosis, और specifically बोले तो endosmosis। enter कर रहा है तो endosmosis। यही मूंग बीन्स को अगर मैं सॉल्ट सोल्यूशन में डाल दूं, यही वाले डिप्ड मूंग बीन्स को सॉल्ट सोल्यूशन में डाल दूं, then water will come out of the cells। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि now water will be more inside the cell, और अगर मैंने इसको salt solution में डाल दिया तो salt ज्यादा होने की वजह से less water will be outside the cell, less water will be outside the cell and water will come out of the cell through the semi permeable membrane। ये भी osmosis है, इसको specifically हम बोलेंगे exosmosis। तो ये potato pieces में भी osmosis हो रहा है। This happens because the cell membrane allows water to move in and out of the cell, not the sugar and or salt molecules। Please note, water का movement होता है osmosis में, कोई और molecule का movement नहीं होगा। osmosis में सिर्फ water move करता है from region of high water concentration to a region of low water concentration। कब तक? जब तक concentrations दोनों जगह पे equal नहीं हो जाती। This movement of water through a selectively permeable membrane is called osmosis। ठीक है, फिर ये मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा, तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है? डिफ्यूजन टर्म आप क्लास 8 में भी क्यूरोसिटी बुक में था तो आप पढ़ के आए हैं। डिफ्यूजन होता क्या है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन बट विदाउट अ मेम्ब्रेन। जैसे आपने परफ्यूम स्प्रे किया, एक रूम के कॉर्नर में परफ्यूम स्प्रे किया, दूसरे कॉर्नर तक आपको स्मेल आ जाती है। ऐसा क्यों हुआ? कि परफ्यूम के पार्टिकल्स एक जगह पे हाई कॉन्सेंट्रेशन में थे और दूसरी जगह पे लो कॉन्सेंट्रेशन में थे, तो वो पार्टिकल्स हाई टू लो मूव करते हैं विदाउट एनी मेम्ब्रेन बिटवीन देम, राइट। खाने की खुशबू आ जाना, किचन में खाना बन रहा है, फूड पार्टिकल्स आर इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इन किचन और दूसरे रूम में उनके कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना until uniform distribution is reached, that is diffusion। it does not require any membrane, it occurs in solid, liquid, gases। solid में एग्जाम्पल आप दो सॉलिड्स को पेस्ट, ये आप वैसे अलग से पढ़ लेंगे, केमिस्ट्री में भी आएगा। लिक्विड में एग्जाम्पल आपने इंक का ड्रॉप डाल दिया वाटर में तो पूरा वाटर जो है वो ब्लू ब्लू हो जाएगा, राइट। गैसेस का डिफ्यूजन तो ये भी हमने दे दिया, परफ्यूम का एग्जाम्पल। सो बेसिकली हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना विदाउट एनी मेम्ब्रेन, दिस इज डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स का मूव करना फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, या आप डाइल्यूट सोल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने ये रेजिन्स, किशमिश को डिप किया डाइल्यूट सोल्यूशन में, प्लेन वाटर में,
तो वाटर एंटर हो गया थ्रू ऑस्मोसिस। एंड अगर इसी को ही हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं, देन वाटर विल कम आउट ऑफ द रेजन्स एंड वी विल से इट इज एक्सॉस्मोसिस। ठीक है, ये था एंडोस्मो, एंटर करना है तो एंडोस्मोसिस, एग्जिट कर रहा है तो एक्सॉस्मोसिस। ओके, इट रिक्वायर्स अ सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन, सिर्फ लिक्विड्स में ही होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स में ही होता है। एग्जाम्पल आपका वो स्वेलिंग ऑफ ड्राई फ्रूट्स इन वाटर, किशमिश, राजमा, चना, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स में जो वाटर अब्सॉर्ब होता है फ्रॉम द सॉइल, दैट इज थ्रू ऑस्मोसिस ओनली। ठीक है, तो मेन पॉइंट क्या है, सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होता है। ठीक है, चलिए, तो अब हमारे 3 टाइप ऑफ सोल्यूशन आते हैं। पहला है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन मीनिंग क्या है, व्हेन वाटर आउटसाइड द सेल इज मोर एंड वाटर इनसाइड द सेल इज लेस। जैसे कि आपने राजमा डिप किए, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल है। वाटर विल एंटर द राजमा सेल्स, राइट। एक्सटर्नल मीडियम हैज लोअर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, या आप कह सकते हैं एक्सटर्नल मीडियम हैज हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, सो वाटर एंटर्स द सेल थ्रू ऑस्मोसिस एंड सेल बिकम्स टर्जिड और वी से इट स्वेल्स, उसका साइज इंक्रीज हो गया। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक में जब वाटर अंदर ज्यादा है, वाटर मोर आउटसाइड एंड वाटर इज लेस वाटर इज मोर इनसाइड एंड वाटर इज लेस आउटसाइड, सो वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल्स। ओके, द एक्सटर्नल मीडियम हैज हायर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट ज्यादा डाल दिया, या आप बोल दो एक्सटर्नल मीडियम हैज लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन इनसाइड द सेल एंड वाटर एग्जिट्स द सेल, श्रिंक हो जाएगा, सेल विल श्रिंक। ठीक है, एंड प्लांट सेल्स में प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं इसको, वी विल डिस्कस इट, आगे बात करेंगे इसके बारे में। फिर आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, सेल के अंदर वाटर और सेल के बाहर वाटर दोनों सेम है, concentration is same, external medium has same concentration of solute as inside of the cell, so water का movement होगा, दोनों जगह होगा, but net movement zero होगा, water will move in both directions equally, so the size of the cell remains the same. This is isotonic solution, इसे solution को isotonic बोलते हैं। very important, हाइपर, हाइपो एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। चलिए, अब क्वेश्चन आता है, ये आपके एनसीईआरटी से ही मैंने पेस्ट किया है। मूंग बीन सीड्स को आपने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखा आफ्टर सोकिंग इन वाटर फॉर 12 आवर्स, व्हाट विल हैपन टू देम। सो पहले जब आपने पानी में डिप किया, प्लेन वाटर में डिप किया, तो एंडोस्मोसिस होगा, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, बाहर ज्यादा वाटर है, वाटर मोर आउटसाइड, एंड वाटर विल enter the cells via endosmosis and cells become turgid or we say cell swells. जब आपने इसको concentrated solution में डाला, तो बाहर water less है and now more water inside, so water will move out of the cells via exosmosis and such a solution is called hypertonic solution. Cell will lose water, it will become flaccid or plasmolized. Plasmolysis अभी हम discuss करेंगे। ये मैंने आपको पिक्चर्स से दिखाया है। ब्रेन ना पिक्चर्स ज्यादा प्रोसेस करता है, रिमेंबर रखता है, टेक्स्ट से ज्यादा पिक्चर्स हेल्पफुल रहेंगी। तो ये था बिफोर डिपिंग, ऐसे थे, डिप करने के बाद, प्लेन वाटर में डिप करने के बाद स्वेल हो गए, ये हुआ एंडोस्मोसिस। ओके, और फिर हमने यही वाले मूंग बीन्स को मैंने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में देखा, तो फिर वो साइज में डिक्रीज हो गया। ठीक है, बिकॉज वाटर लूज हो चुका है, सेल्स ने वाटर लूज कर दिया है। चलिए, now read this question, pause the video and think. So if you are provided with some vegetables to cook, you add salt into the vegetables and after adding salt, vegetable release water. Salt डालने के बाद vegetable पानी छोड़ देती है। सैलेड में भी ऐसे होता है, अगर आप सैलेड कट करके रखो और आपने उस पर नमक डाल दिए, तो आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद उसमें पानी निकल आएगा, तो इसलिए जब खाना हो तभी सॉल्ट डाला जाता है। So which mechanism is responsible for this? ऑस्मोसिस। व्हाई? बिकॉज जब आपने इस पे सॉल्ट डाला तो बाहर कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, पहले तो आप बताओगे सोल्यूशन कौन सा क्रिएट होगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन या हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट गॉट क्रिएटेड। कैसे? बाहर मोर सॉल्ट मीन्स लेस वाटर आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड द सेल
there is more water. So water will move out of the cells. Vegetables release water. Salt creates higher concentration outside the cells, that is the hypertonic solution. Less water outside the cells, and therefore water moves out of the cells through the cell membrane by osmosis, which is called exosmosis. ठीक है, चलिए, what happens when dry apricots are left for some time in pure water and later transferred to sugar solution? Think about it. Dry apricots को मैंने water में डाला तो hypotonic solution हो गया. You have to name the term, solution बताना पड़ेगा और size और exosmosis या endosmosis. तो प्योर वाटर है तो हाइपोटोनिक हुआ. हाइपोटोनिक हुआ, वाटर विल एंटर द सेल, सेल विल स्वेल, एंड जब इसको शुगर सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो हाइपरटोनिक हो जाएगा. वाटर विल मूव आउट ऑफ द एप्रिकॉट्स. ये देखिए, प्योर वाटर में सेल विल स्वेल अप ड्यू टू एंडोस्मोसिस. वाटर एंटर्स द सेल फॉर्मिंग हाइपोटोनिक मीडियम. शुगर सॉल्यूशन में एक्सोस्मोसिस होगा क्योंकि हाइपरटोनिक मीडियम है. Now red blood cell is kept in concentrated saline solution. Red blood cell एक animal cell हो गया, और अगर हम उसको concentrated saline solution में रखते हैं मतलब less water outside the cell, hypertonic medium हो गया. Hypertonic medium में क्या होता था? Shrink. Water comes out. Okay. Okay, next very important, fluid mosaic model of cell membrane. ये newly introduced हुआ है class 9 CBSE में. Very important for you. Fluid mosaic model क्या है? Basically एक model है जो एक framework देता है कि cell membrane कैसा है, सेल मेम्ब्रेन के फीचर्स को एक्सप्लेन करता है, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को एक्सप्लेन करता है. तो कुछ की टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं. क्या याद रखने हैं? एक तो फॉस्फोलिपिड बायलेयर, लिपिड्स की बायलेयर. ये देख रहे हैं ब्लू वाला ऊपर वाला पार्ट और एक ही नीचे वाला पार्ट, दो लेयर्स हैं लिपिड्स की. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. फॉस्फोलिपिड्स नेम आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी में लिखा है लिपिड बायलेयर. लिपिड्स की 2 लेयर. फॉस्फोलिपिड याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं रहता है तो कोई बात नहीं. फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर्स हैं विद प्रोटीन्स एम्बेडेड इन इट. आप देख रहे हो प्रोटीन्स, ये जो पर्पल वाले हैं सारे प्रोटीन्स हैं. ठीक है, ये सारे प्रोटीन्स हैं. नाउ फॉस्फोलिपिड्स हैव हाइड्रोफिलिक हेड्स एंड हाइड्रोफोबिक टेल. देखो सबसे पहले फिलिक का मतलब क्या होता है? फिलिक एंड फोबिक आपने सुना है. फोबिया, वाटर से फोबिया है, हाइट से फोबिया. कोलेस्ट्रोफोबिक, फोबिक मतलब डर किसी चीज का, कोलेस्ट्रोफोबिक मतलब क्लोज स्पेसेस का डर. हाइड्रोफोबिक मतलब पानी का डर, हाइट का डर. ये समझ गए? ये फोबिक होता है किसी चीज से फियर होना. फियर होगा तो आप उससे रिपेल करोगे. फिलिक होता है किसी से लव होना, जैसे बिब्लियोफिलिक, बुक्स से लव. वाटरफिलिक, वाटर से लव. हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो से लव. तो ये वाटरफिलिक यानी कि हाइड्रोफिलिक जो होगा वो वाटर लविंग होगा. पहले तो ये टर्म्स याद रखेंगे. हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, वाटर अट्रैक्टिंग, वाटर से अट्रैक्ट होगा. ओके. और जो हाइड्रोफोबिक है, मैं एक प्लेन शीट लेती हूँ, एक सेकंड. सबसे पहले तो आप ये टर्म याद रखेंगे, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक. फिलिक मीन्स लविंग, वाटर लविंग. ओके, वाटर के साथ इंटरैक्ट करेगा, वाटर इंटरैक्टिंग है ये. वाटर अट्रैक्टिंग बोल दो या इंटरैक्टिंग बोल दो. ठीक है. एंड हाइड्रोफोबिक इज वाटर फियरिंग, वाटर रिपेलिंग, वाटर से रिपेल करेगा, तो वाटर से दूर रहेगा. जो हेड होता है वो वाटर फिलिक है. फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के पास हेड और टेल होता है. हेड और टेल अभी पिक्चर से एक्सप्लेन करती हूँ. हेड इज वाटर लविंग एंड हाइड्रोफोबिक टेल, टेल इज वाटर रिपेलिंग. ये वाटर से दूर रहता है. ये टर्म्स पहले तो याद रहें. अब देखो पिक्चर में, अब आप देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये यहाँ पे बनाया हुआ है. दिस इज हेड विच इज हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, एंड दिस इज टेल विच इज हाइड्रोफोबिक, वाटर रिपेलिंग. ठीक है. हाइड्रोफोबिक टेल्स जो है वो अंदर की तरफ है, अवे फ्रॉम द वाटर. ये आउटर सरफेस है, ये भी आउटर सरफेस है. नाउ हाइड्रोफोबिक टेल्स दे फेस इनवर्ड, अवे फ्रॉम द वाटर, एंड हाइड्रोफिलिक हेड्स फेस आउटवर्ड्स, टुवर्ड्स द वाटर. ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों पॉइंट्स आपने मेंशन करने हैं. फिर आता है इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फ्लूइड नेम क्यों रखा? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोल रहे हैं ना, फ्लूइडिटी पार्ट एक्सप्लेन कैसे करता है. जो ये लिपिड्स एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ जो लिपिड मॉलिक्यूल्स, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है, दे आर नॉट लॉक्ड इन वन प्लेस. दे कैन कॉन्स्टेंटली मूव, फ्लिप, रोटेट. इनका मूवमेंट पॉसिबल है, कॉन्स्टेंटली मूव कर सकते हैं. सो दिस गिव्स द मेम्ब्रेन इट्स फ्लूइड नेचर, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सप्लेन करता है ये पार्ट.
कि जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर नॉट लॉक्ड एट वन प्लेस, दे कैन मूव इजीली, दैट इज व्हाई वी से द सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। ओके, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोटीन के बारे में आप बताएंगे। प्रोटीन्स, ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या है, दे एक्ट लाइक गेट कीपर्स। गेट कीपर का काम क्या होता है, अलाउ करना, किसी को अलाउ करना, किसी को नहीं करना, कंट्रोल करना, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ओके, फोर्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, मोज़ेक क्यों लिखा है, फ्लूइड तो समझ आ गया, मोज़ेक क्या है, मोज़ेक क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर अरेंज्ड लाइक टाइल्स इन अ मोज़ेक। जैसे एक पेंटिंग में टाइल्स अरेंज्ड होती हैं, ऐसे ही यहाँ के मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड है लाइक टाइल्स इन अ मोज़ेक। या फिर दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हैं द मेम्ब्रेन कंटेन्स अ वेराइटी ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली। उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि वो ऐसे लगते हैं टाइल्स में, जैसे मोज़ेक में टाइल्स अरेंज्ड होती हैं। ठीक है, दीज 4 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक बार हम ऊपर से जल्दी से बता देते हैं। 2 लेयर्स, बाय लेयर ऑफ लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड नाम याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के पास एक हेड है और एक टेल है। टेल इज वाटर रिपेलिंग, हाइड्रोफोबिक, फोबिया मतलब डर, फिलिक मतलब लव, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग या वाटर अट्रैक्टिंग। हेड इज हाइड्रोफिलिक, हेड फेस आउटसाइड towards the water and hydrophobic tail face inside away from the water। फ्लूइडिटी पार्ट कौन एक्सप्लेन करता है कि लिपिड्स और प्रोटीन्स जो हैं वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, दे आर नॉट लॉक्ड एट वन प्लेस, इसलिए फ्लेक्सिबल है। प्रोटीन गेट कीपर्स का काम करते हैं, मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। और मोज़ेक क्यों, क्योंकि इनका अरेंजमेंट टाइल्स के जैसे है, जैसे एक मोज़ेक में प्रोटीन्स लिपिड्स टाइल्स के जैसे अरेंज्ड है। ओके, मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड लाइक टाइल्स इन अ मोज़ेक। ओके, सो ये वही सेम थिंग रिपीटेड है, आप पॉज करके रीड कर सकते हैं। अच्छा, फिर थिकनेस आ गया। सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक्सट्रीमली थिन, वेरी वेरी थिन, 7 to 10 नैनोमीटर्स थिक। 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ मीटर आप समझ रहे हो, 1 मीटर को डिवाइड कर दो 9 जीरोस से, 9 जीरोस कितना हुआ, अरब। 9 जीरो अरब नहीं होती, करोड़ में 7, हाँ, इतना स्मॉल है। तो इतना स्मॉल देखने के लिए आप कौन सा माइक्रोस्कोप यूज करेंगे, लाइट माइक्रोस्कोप यूज करेंगे या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करेंगे, इसका आंसर मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया है, आप चेक करना। नाउ मेन केमिकल कंपोनेंट्स तो हमने देख ही लिए हैं, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर द मेन केमिकल कंपोनेंट्स। कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, मेन इज लिपिड एंड प्रोटीन। नाउ एक्टिविटी 2.3, इसमें क्या किया है हमने थिन पील ऑफ अनियन लीफ और रियो लीफ लिया एंड उस पे सैफ्रनिन डाला, कवर स्लिप डाला टू ऑब्जर्व प्लांट सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, और यही एक्टिविटी क्लास 8 की क्यूरोसिटी में भी दिया है। सिमिलरली एक और सेल स्लाइड बनाया जिसमें चीक सेल्स डाले हैं हमने और उसके ऊपर हमने मिथाइलिन ब्लू स्टेन डाला है। पहला क्वेश्चन तो ये कि सैफ्रनिन और मिथाइलिन ब्लू स्टेन का क्या पर्पस है। हमने प्लांट सेल के लिए, जब ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल के लिए मैंने सैफ्रनिन का यूज किया और एनिमल सेल के लिए, चीक सेल इज एनिमल सेल, एनिमल सेल के लिए मैंने मिथाइलिन ब्लू स्टेन का यूज किया है। दोनों का काम स्टेन करना ही है, कलर देना ही है। कलर देने से कंट्रास्ट अच्छा आएगा, आपको माइक्रोस्कोप में अच्छा दिखेगा, डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि ये सेल वॉल है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, कवर स्लिप किस लिए डाला जाता है, ताकि एयर बबल्स ना आए, ताकि आप माइक्रोस्कोप में क्लियर देख पाए। ओके, दोनों को हमने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। क्या डिफरेंस नोट किया, पहले तो क्वेश्चन ये आएगा व्हाट डू यू ऑब्जर्व। क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, ये जो एक्टिविटीज होती हैं वे आर वेरी इंपॉर्टेंट, को ठीक से रीड करो। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वही आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं। क्या ऑब्जर्वेशन रहा, अनियन सेल जो था ना, देखिए अनियन सेल का जो शेप है आप देख रहे हो, फिक्स्ड शेप है, रेगुलरली अरेंज्ड है ना, ये फिक्स्ड शेप्स हैं, रेगुलरली अरेंज्ड बॉक्स शेप है। और जो चीक सेल्स हैं उनका कोई शेप फिक्स नहीं है, दे आर इरेगुलरली अरेंज्ड। तो ये तो ऑब्जर्वेशन रही। इसका रीजन क्या है, अच्छा ये मैं आपको बता चुकी हूँ, सैफ्रनिन एंड मिथाइलिन ब्लू कलर देता है, तो आप लर्न कर सकते हो। सेल वॉल को रेड या पिंक कलर दे देगा सैफ्रनिन, एंड मिथाइलिन ब्लू को में से न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ब्लू कलर आ जाता है। ठीक है, प्लांट सेल में भी यूज सैफ्रनिन एंड मिथाइलिन ब्लू इज यूज्ड इन केस ऑफ एनिमल सेल। चलिए अब वापस आते हैं कि वो शेप का डिफरेंस है क्यों, आपको क्या लगता है, व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल। एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल है, अनियन सेल के पास सेल वॉल है। सेल वॉल क्या है, एक रिजिड आउटर लेयर है। सेल मेम्ब्रेन तो है ही, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर है विच इज सेल वॉल।
एंड सेल वॉल सेल की शेप को फिक्स रखता है. ओके, इट कीप्स द शेप ऑफ द सेल फिक्स्ड. एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल नहीं है, उनके पास ओनली सेल मेम्ब्रेन है जो कि फ्लेक्सिबल है. अभी हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में यही देखा कि वो फ्लेक्सिबल क्यों है. ठीक है, तो द सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड देयरफॉर द शेप इज इर्रेगुलर. नो सेल वॉल. तो छोटी मतलब एक लाइन में मैं बोलूं, प्लांट सेल के पास सेल वॉल है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं है. चलिए, नाउ प्रिपेयर टू साइड्स ऑफ रियो लीफ पेल. अच्छा, ह्यूमन चीक सेल सेम स्लाइड्स मैंने प्रिपेयर की. अब मैंने क्या करा, उन पे 20% शुगर सोल्यूशन डाल दिया. 20% शुगर सोल्यूशन मतलब मैंने कौन सा मीडियम क्रिएट किया, हाइपो, हाइपर या आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक. तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, हाइपोटोनिक सोल्यूशन डाला तो सेल को श्रिंक कर जाना चाहिए. Yes, water will come out of the cell. Water is more inside the cell and therefore water will come out of the cell. Cell will shrink. ठीक है, तो यही हुआ. लेकिन थोड़ा डिफरेंस दिखा क्या, कि चीक सेल्स तो कंसिडरेबली श्रिंक हो गए, पूरे अच्छे से श्रिंक हो गए. लेकिन प्लांट सेल में ना बाउंड्रीज जो थी वो तो सेम रही, फिक्स्ड रही, लेकिन इनर कंटेंट श्रिंक हुआ. जो बाउंड्री थी सेल वॉल की ये तो इंटैक्ट रही. ये पहले भी ऐसे थी और बाद में भी. आपको पिक्चर से दिखाते हैं. ये देखिए, ये है सेल वॉल, ये बिफोर नॉर्मल सेल. हाँ, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालने के बाद 20% सॉल्ट सॉल्यूशन डालने के बाद सेल वॉल तो इंटैक्ट रही, आउटर बाउंड्री जो है वो इंटैक्ट है, जो अंदर का पार्ट है प्रोटोप्लाज्म वो श्रिंक हो गया. देख रहे हैं डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो अब क्या आप रीजन देंगे, क्या जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, ऐसा क्या है, ये हमें क्या बता रहा है, इट इज टेलिंग अस अबाउट द सेल वॉल इंपॉर्टेंस. सेल वॉल इतना सपोर्ट दे रही है, मैकेनिकल, इतना स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल सपोर्ट दे रही है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सब कुछ श्रिंक हो गया लेकिन सेल वॉल श्रिंक नहीं हुई. तो ये दिखा रहा है कि देखो सेल वॉल कितनी स्ट्रॉन्ग है. इट प्रोवाइड्स परमानेंट मैकेनिकल सपोर्ट. ओके, सो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर तो मूव बाहर आ गया ड्यू टू एक्सॉस्मोसिस, causing the protoplasm to shrink and pull away from the cell wall, right? And this is called plasmolysis. कि cell wall intact रही लेकिन अंदर का part shrink हो गया, इसी को हम plasmolysis बोलते हैं. Plasmolysis takes place only in case of plant cells. Okay, चलिए नेक्स्ट. नाउ स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन रियो लीव्स आर बॉइल्ड इन वाटर फर्स्ट एंड देन अ ड्रॉप ऑफ शुगर सिरप इज ड्रॉप्ड ऑन इट, पुट ऑन इट. रियो लीव्स वही प्लांट सेल हो गया. प्लांट सेल के ऊपर अगर आप शुगर सिरप डालते हो तो हाइपरटोनिक मीडियम क्रिएट होता है. हाइपरटोनिक मतलब वाटर विल कम आउट, श्रिंक होगा. श्रिंक होगा, सेल वॉल इंटैक्ट रहेगा और अंदर के पार्ट श्रिंक कर जाएंगे. प्लाज्मोलिसिस होना चाहिए, होना चाहिए. yes or no? no, it will not take place in this case. why? जब आपने रियो लीव्स को वाटर में बॉईल किया, लीफ का जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिस्ट्रॉय हो गया. सेल मेम्ब्रेन का काम क्या था, ऑस्मोसिस करवाना, सिलेक्टिवली परमिएबल है, बट बॉईल करने से सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो गया एंड ऑस्मोसिस will not take place. Osmosis does not take place in dead cells, so nothing will happen, no change occurs. Plasmolysis does not happen, very important. Plasmolysis happens, या आप कह सकते हो osmosis happens only in living cells, not in the dead cells. जब आपने बॉयल किया, सेल्स जो है सेल मेम्ब्रेन जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया. चलिए, ये वही कंक्लूजन है, सेम थिंग लिखा है अनियन पील में. आप रीड कर लो, वैसे सेम थिंग ही है. अनियन पील जब हमने रखा concentrated sugar solution में, water moves out through exosmosis, inner protoplasm cell membrane shrink हो गया, pull away from the cell wall and cell size does not change because the rigid cell wall maintains the outer shape. इसी सेल को हम बोलते हैं plasmolysed cell. जो ये पिक्चर दिखाया था ये plasmolysed cell है. ह्यूमन चीक सेल्स में जब हमने सेम concentrated solution डाला तो water lose हो गया, the cell got shrink and because they lack a rigid cell wall. और cell wall ना होने की वजह से animal cells flexible हैं, which is necessary for tissue movement. तो क्वेश्चन अगर आपसे मैं पूछूं कि animals को cell wall अगर दे दिया जाए तो क्या होगा, animals के पास अगर cell wall हुआ तो flexibility खत्म हो जाएगी, movement खत्म हो जाएगी.
चलिए, सो सेल वॉल के बारे में आप जान चुके हैं, एडिशनल कवरिंग है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। फंक्शन क्या है, मैकेनिकल डिफेंस, एक टफ एक्सटर्नल बैरियर प्रोवाइड करता है टू विथस्टैंड एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। ज्यादा हवा चल रही है, ठंड हो गई है, विंटर, समर, विंड्स, इससे प्रोटेक्शन देता है। शेप मेंटेनेंस में हेल्प करता है, अभी हमने देखा शेप कैसे मेंटेन होती है। मैकेनिकल रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, लीव्स एंड फ्लावर्स फर्म रहते हैं। स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, अपराइट ग्रोथ में हेल्प करता है, विंड और रेन में प्रोटेक्शन देता है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट, परमिएबिलिटी। सेल वॉल इज कंप्लीटली परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन तो हम कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करता है, ये सबको अलाउ करता है। परमिएबिलिटी ऑफ सेल वॉल अलाउज वाटर एंड सम डिसॉल्व्ड मिनरल्स टू पास थ्रू इट, व्हिच हेल्प प्लांट रूट्स आल्सो अब्सॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सेल। ठीक है, सो बेसिकली एक बात में टर्म में बोले तो परमिएबिलिटी है, वाटर मिनरल्स को अलाउ करता है एंटर करने के लिए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट बर्स्टिंग इन हाइपोटोनिक मीडिया। हाइपोटोनिक मीडिया क्या होता था, जब वाटर आउटसाइड इज मोर एंड वाटर इज लेस इनसाइड। ठीक है, अब मैं अगर एक प्लांट सेल को हाइपोटोनिक मीडिया में डालूं तो वाटर एंटर कर जाएगा, वाटर एंटर करेगा, ये वाटर प्रेशर बिल्ड करेगा ऑन द सेल वॉल। तो सेल वॉल एक इक्वल एंड ऑपोजिट प्रेशर एक्सर्ट करेगी अगेंस्ट द स्वोलन सेल एंड सेल विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम बर्स्टिंग। जब पानी अंदर आएगा तो वो बर्स्ट होने को प्रिवेंट करेगी सेल वॉल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है तो एनिमल सेल कैन इजिली बर्स्ट इन हाइपोटोनिक मीडिया, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल की वजह से बर्स्टिंग प्रिवेंट हो जाती है काफी हद तक। चलिए क्वेश्चन, इफ अ सेल ऑफ अनियन पील, प्लांट सेल हो गया, एंड रेड ब्लड सेल एनिमल सेल हो गया, दोनों को मैंने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा है। ठीक है, विच व्हाट विल हैपन एंड रीजन बताइए, पढ़िए और बताओ कौन सा आंसर होना चाहिए। आंसर, both will swell. Yes, both will swell. RBC will burst easily, while color cell of the onion peel will resist the bursting to some extent. A and B both are correct. B क्यों? क्योंकि RBCs के पास सेल वॉल नहीं है और अनियन पील के पास सेल वॉल है, सो सेल वॉल विल रेजिस्ट द बर्स्टिंग टू सम एक्सटेंट। फिर आते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्लांट सेल वॉल्स पे। सेल वॉल इज मेड ऑफ सेल्यूलोज, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज कैसे बनता है, लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स लिंक टुगेदर। ग्लूकोज की यूनिट्स जो है वो लिंक कर रही हैं एक साथ, जिससे उनको हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलती है। ओके, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्यूलोज इन ह्यूमन डाइट, ये तो आप क्लास 6 में ही पढ़ रहे हो। सेल्यूलोज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, we cannot digest cellulose, it acts as roughage for us, dietary fiber करा था, components of food chapter होता था, nutrients, roughage की importance क्या है, it adds bulk to the stool, bowel movements easy होते हैं, constipation नहीं होता है, healthy digestion promote होता है। अच्छा, सेल वॉल इन अदर ऑर्गेनिजम्स, फंजाई बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल होता है, विच प्रोवाइड देम प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू देयर सेल्स। उनके सेल्स के को स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है। चलिए, नाउ पॉज एंड पॉन्डर, ये आपकी बुक से लिया है मैंने। What argument would you give for the necessity of a cell wall in plants usually fixed in one place versus animals usually moving from one place to another? आप क्या argument देंगे कि animals के पास cell wall होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एनिमल्स को जरूरत नहीं है, एनिमल्स के पास अगर सेल वॉल हुआ तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। अभी बताया मैंने आपको, animals can move easily to escape harsh weather or danger. They need flexibility, so absence of cell wall allows them to bend, change shape, form flexible tissues like muscles that enable locomotion. उनका movement, अगर cell wall होगा तो movement restrict हो जाएगा। plants एक ही position पे fixed हैं, they cannot move to find shelter from harsh environment. वो strong wind में भी वही है, heavy rain में भी उसी position पे, तो उनको protection कैसे मिलेगा? rigid cell wall से। rigid cell wall helps them withstand external stresses, environmental stress को withstand करने में help करता है, structural support देता है to stand upright, हवा में भी वो structure उनका maintained रहे। Okay, now what consequences would you prefer for a plant cell if its cell wall were to become as flexible as cell membrane? अगर plants की cell wall cell membrane की जितना flexible हो जाए तो क्या होगा? पहली बात तो bursting बहुत जल्दी हो जाएगी। अभी हमने देखा कि अगर hypotonic media में हमने डाल दिया तो water will enter the cell और उससे एक pressure build होता है,
सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल पे। तो अगर रिजिड ना हुआ तो सेल बर्स्ट हो जाएगा इजीली, सेल वुड स्वेल अप एंड बर्स्ट इजीली। सपोर्ट का लॉस हो जाएगा, विल्टिंग जल्दी होगी, प्लांट्स जल्दी मुरझा जाएंगे, प्लांट वुड लूज देयर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, they will no longer be able to stand upright, and loss of fixed shape, the plants will easily lose shape under environmental pressure। थोड़ा ज्यादा wind आया तो या heavy rain हुआ तो अपना shape को lose कर देंगे। Why is it important to cut the two potato pieces in roughly equal sizes and measure their initial weight before placing them in different liquids? आप इसके steps read करना, उसमें ये लिखा हुआ है कि आप roughly equal size के लेना और इनिशियल वेट जरूर मेजर कर लेना बिफोर प्लेसिंग देम इन बीकर ए एंड बीकर बी। क्यों चाहिए? ऑब्वियसली फेयर टेस्ट के लिए आपको दोनों को कंपेयर करना है ना, तो आपको एक बेसलाइन डेटा चाहिए। पहले तो इनिशियल वेट पता होना चाहिए, तभी आप कंपेयर कर पाओगे कि अच्छा इसका तो इंक्रीज हुआ था वेट और इसका डिक्रीज हुआ है वेट। तो बेसलाइन डेटा चाहिए, फेयर टेस्ट करना है। अब पोटैटो पीसेस के डिफरेंट साइजेस लोगे तो आप कैसे कंपेयर करोगे? इक्वल साइज इंश्योर आइडेंटिकल सरफेस एरियाज सो दैट द रेट ऑफ ऑस्मोसिस यूनिफॉर्म हो, और उसी से ही आपको एग्जैक्ट नेट गेन और लॉस का पता चलेगा, तो रिजल्ट्स एक्यूरेट आएंगे। चलिए अब हम सेल के इंटीरियर के बारे में पढ़ते हैं। सेल के मेम्ब्रेन का हमने पढ़ लिया, वॉल सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया। अब उसके अंदर क्या है, तो ये पिक्चर्स को आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये एक प्लांट सेल हो गया, ये एक टिपिकल एनिमल सेल होगा। इसका डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। अभी आप सिर्फ ये देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एक बैक्टीरियल सेल इन दो सेल से कैसे डिफरेंट है? तो बैक्टीरियल सेल जो है ना वो प्रोकैरियोटिक नेचर का है। प्रोकैरियोटिक, ये अब आपकी क्लास 8 क्यूरोसिटी में भी आ गया है, और ये आपका यूकैरियोटिक है। दोनों यूकैरियोटिक सेल्स हैं। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? आप देखो बैक्टीरिया में देयर इज नो न्यूक्लियस, देख रहे हैं ये न्यूक्लियोइड लिखा है, यहाँ लिखा है न्यूक्लियस। दोनों के पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। प्लांट सेल और एनिमल के पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ओके, एंड हियर देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, देयर इज न्यूक्लियोइड। एक मेम्ब्रेन नहीं है ना, एक वेल डिफाइंड एरिया नहीं है कि यहाँ न्यूक्लियस है। Okay, prokaryotic cells lack a well-defined nucleus. They have a primitive nucleus, and eukaryotic cells have well-defined nucleus, membrane-bound nucleus. Prokaryotic में membrane-bound organelles भी absent है। आप देखिए organelles, यहाँ कितने organelles हैं और इसमें कितने organelles हैं। Organelles are absent. यहाँ पे several membrane-bound organelles are present. Prokaryotic cell, जो कि जैसे एग्जाम्पल ने लिखा मैंने बैक्टीरिया prokaryotic cell है, इसका diameter 1 to 10 माइक्रोमीटर, वेरी स्मॉल। यूकैरियोटिक का डायमीटर थोड़ा ज्यादा है कंपैरेटिवली। एग्जाम्पल हो गया ऑल प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स। प्रोकैरियोटिक आर यूजुअली यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोटिक कैन बी बोथ यूनी एंड मल्टीसेल्युलर। अच्छा, फिर कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। आप इसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करिए और देखिए सेल मेम्ब्रेन तीनों के पास है, सेल वॉल बैक्टीरिया और प्लांट के पास है, एनिमल सेल के पास नहीं है। आप ये पिक्चर ये एनसीईआरटी से ही पेस्टेड है, आप अपनी बुक में चेक करना। साइटोप्लाज्म भी तीनों के पास है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं वो सिर्फ बैक्टीरियल सेल के पास है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज ये इन दोनों के पास है, बैक्टीरियल सेल के पास नहीं होते हैं।